देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ एक बार फिर सुर्खियों में हैं। धनखड़ ने राजस्थान विधानसभा के पूर्व विधायक के तौर पर पेंशन लेने के लिए अप्लाई किया है। साल 1993 से लेकर 98 तक अजमेर के किशनगढ़ से चुनाव जीता था उन्होंने, विधायक बने थे। उपराष्ट्रपति पद छोड़ने के बाद अब उन्होंने पेंशन के लिए औपचारिक तौर पर आवेदन कर दिया है। जानकारी के मुताबिक विधानसभा सचिवालय ने जगदीप धनखड़ के आवेदन की जांच की प्रक्रिया शुरू भी कर दी है। आवेदन स्वीकृत होता है तो अब उन्हें हर महीने 42,000 रुपए की पेंशन मिल सकती है। राजस्थान विधानसभा में किसी भी विधायक को सदस्य रहते वेतन और उसके कार्यकाल पूरा होने के बाद पेंशन देने के प्रावधान है। एक कार्यकाल के लिए 35,000 रुपए की पेंशन मिलती है, लेकिन यदि विधायक की उम्र जब 70 वर्ष पार कर जाएगी तो 20% ज्यादा पेंशन मिलती है। धनखड़ साहब की उम्र 74 वर्ष है। इस हिसाब से माना जा रहा है कि उनको करीब 42,000 रुपए पेंशन मिलेगी। जगदीप धनखड़ ने राजस्थान सचिवालय में औपचारिक रूप से अपने विधायक कार्यकाल के लिए पेंशन की मांग रखी है। 1993 से 1998 तक किशनगढ़ से जगदीप धनखड़ विधायक रह चुके हैं। जगदीप धनखड़ का पेंशन मांगने का मुद्दा गर्मा गया है। कांग्रेस की ओर से धनखड़ के मुद्दे पर बयानबाजी हुई। पूर्व मंत्री खाचरियावास का बयान आया, कहा धनखड़ को उन्होंने कायर की संज्ञा दे दी। धनखड़ जी को ढूंढ रहे हैं राजस्थान के लोग, ये कहना है खाचरियावास का। और धनखड़ को खुलकर बोलना चाहिए। प्रताप सिंह खाचरियावास कह रहे हैं जगदीप धनखड़ को खुलकर बोलना चाहिए, कायर नहीं बनना चाहिए। उनके निजी आरोप हैं ये। रह चुके हैं, उनको राज्यपाल की सुविधा भी मिल रही है, उनको उपराष्ट्रपति की सुविधा भी मिल रही है। यदि भारत सरकार ने जगदीप धनखड़ जी की उपराष्ट्रपति और राज्यपाल की सुविधाएं बंद कर दी है तो उनको खुल के बोलना चाहिए कि मेरी ये सुविधाएं भारत सरकार ने छीन ली है, इसलिए मैं विधायक की मांग रहा हूं। अब वो तो खुद तो छुप गए किसी बिल में, वो चाहते हैं देश मेरे लिए खड़ा हो जाए, तो कहां से खड़ा हो जाए, थोड़ा इशारा तो करो। राजस्थान में लोग टॉर्च लेके ढूंढ रहे हैं, मोमबत्ती लेके ढूंढ रहे हैं। मैंने ऐसा कायर नेता आज तक नहीं देखा हिंदुस्तान में। सतपाल मलिक ने लोगों को रास्ता दिखाया। जाट तो ऐसा होता है कि जो कह तो कहता नहीं है, क्या उतरता नहीं है, उतरता है तो सामने वाले को लेके ही पड़ता है। ये तो ऐसे जगदीप धनखड़ जाट है और सतपाल मलिक भी जाट थे। सतपाल मलिक जी का 10% कलेजा नहीं है जगदीप धनखड़ जी ने। पूरे हिंदुस्तान के जाट बेचारे देख रहे हैं कि यार वो कह रहे हो गयो कहीं। वो काका जी एक लेटर लिख रहे हैं और लिख के कह रहे हैं कि मेरे को विधायकी की सुविधाएं दो। आप कांग्रेस से थे उस वक्त विधायक, तो आप खुल के बोलो कि बीजेपी ने मेरे ऊपर जुल्म किया। सामने आकर बोलो तो सही, हम क्यों पैरवी करें उनकी। हाईकोर्ट ने सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा पर मात्र 39 दिन में सुनवाई कर फैसला सुना दिया। गुरुवार को फैसला आने के बाद से अब तक करीब 50 घंटे गुजर गए, लेकिन सरकार के जिम्मेदार अधिकारी मंथन की प्रक्रिया शुरू करने से अभी आगे नहीं बढ़े। इस बीच राजनीति ने इसे एक नया अखाड़ा भी दे दिया है। असली मुद्दे इस बीच पीछे छूट रहे हैं। हमने कोशिश की है सभी मुद्दों को एक साथ 4 मिनट में आपके सामने रखने की। एक रिपोर्ट देखिए। सब इंस्पेक्टर भर्ती 2021 का हाईकोर्ट का फैसला आने के बाद लाखों अभ्यर्थियों की मेहनत और उम्मीदों का बोझ सब कुछ धराशायी हो गया। युवाओं का भविष्य अधर में लटका है। छात्र सरकार से इस पर जवाब मांग रहे हैं। हाईकोर्ट ने 39 दिन में सुनवाई कर फैसला सुना दिया। गुरुवार को फैसला आने के बाद सरकार भी असमंजस की स्थिति में पड़ गई। पिछले कई घंटों से जिम्मेदार अधिकारी मंथन की प्रक्रिया शुरू करने से आगे ही नहीं बढ़ पाए। जयपुर से लेकर अजमेर तक ऊहापोह की स्थिति बनी हुई है। एसीएस गृह ने कहा कि सरकार सभी पक्षों से राय लेकर आगे का फैसला लेगी। आरपीएससी को अब सरकार की सिफारिश का इंतजार है। ऐसे होगा भर्ती पर फैसला। महाधिवक्ता कोर्ट के फैसले के साथ अपनी राय सरकार को भेजेंगे। आदेश का परीक्षण कर विधि विभाग अपनी राय देगा। पुलिस मुख्यालय सिफारिश गृह विभाग को देगा। गृह, वित्त, कार्मिक और विधि के प्रतिनिधि मामले में फैसला लेंगे। फैसले के आधार पर आगे की कार्रवाई गृह मंत्री स्तर पर जाएगा। भर्ती रद्द करने का फैसला लेती है तो मामला आरपीएससी जाएगा, नहीं तो हाईकोर्ट की डबल बेंच में अपील की जाएगी। देखिए, माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने अपना निर्णय दे दिया है
न्यायालय के निर्णय की सरकार के स्तर पर समीक्षा की जा रही है और समीक्षा के बाद जो आवश्यक होगा वो कदम राज्य सरकार उठाएगी। सरकार भी इस मामले में फूंक फूंक कर कदम बढ़ा रही है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भी साफ साफ कह दिया है कि अब मगरमच्छ भी पकड़े जाएंगे। तो पूर्व सीएम अशोक गहलोत जवाब देते हुए बोले, केस के तह तक जाकर जांच होनी चाहिए। मगरमच्छ कब पकड़े जाएंगे? अरे धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, चिंता मत करिए। मुख्यमंत्री के पीओ सर तक पहुंच गए, अभी चाल चल रही है। आपके मन की बात होगी, निश्चित रूप से होगी, आप चिंता मत करिए। दोहरा चरित्र है मुख्यमंत्री जी का खुद का और प्रदेश की सरकार का। कोई फैसला ले नहीं पाई। हाईकोर्ट का भी आप फैसला ले लीजिए, तो फैसला ले नहीं रहे थे। अब जाके हाईकोर्ट ने जब कहा है, सरकार ने एफिडेविट दिया था कि नहीं, परीक्षा रद्द नहीं होनी चाहिए, आदेश जो ऐसा ही है उनको खुश करने के लिए। अब जब फैसला आ गया तो आप स्वागत कर रहे हो, मुख्यमंत्री स्वागत कर रहे हैं। इसको जाना चाहिए, तय में जाना चाहिए। अब ये मामला युवाओं की तकलीफ तक सीमित नहीं रहा, बल्कि राजनीति का अखाड़ा बन गया। केस में मगरमच्छ से लेकर मछली तक का जिक्र होने लगा है। विधि और न्याय मंत्री जोगाराम पटेल ने कहा कि कोई भी मछली नहीं बचेगी। पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार के कार्यकाल के दौरान ही जो माननीय सदस्य आज जेल में हैं, उन्होंने नियुक्ति दी। पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार के मुखिया की ओएस साथ रहने वाला सुरक्षा गार्ड का अधिकारी इसमें लिप्त है और पकड़ा गया है। तो ऐसी स्थिति में लगता है कि इसमें कहीं न कहीं बड़े लोगों का इन्वॉल्वमेंट भी है, और अगर बड़े लोगों का इन्वॉल्व है तो उनको भी जांच के उपरांत पारदर्शिता से न्याय संगत तरीके से जांच करने के उपरांत अगर वो भी दोषी पाए जाएंगे तो सब पकड़े जाएंगे। परीक्षा रद्द होने के बाद जो हालात बने हैं, उनमें युवाओं की तकलीफ से ज्यादा क्रेडिट की लड़ाई ज्यादा गूंजने लगी। किरोड़ी लाल और बेनीवाल में लड़ाई तू तराक तक पहुंच गई। मीणा ने एसआई के बाद आरएएस भर्ती में फर्जीवाड़े का मुद्दा उठा दिया। मामला तुल पकड़ने के बाद दोनों नेताओं ने माफी मांगी। बयान से माननीय हनुमान बेनीवाल किसी बात से आहत हुए तो मैं मीडिया के सामने उनसे माफी चाहता हूं, लेकिन मेरे खिलाफ कोई बयान दे तो पुख्ता प्रमाण के साथ दे तो मैं उसका जवाब दे दूंगा। और मेरे बड़े भाई माफी का विश्वास नहीं। परीक्षा रद्द होने का दर्द केवल छात्रों का है, लेकिन सियासत में ये सिर्फ एक मुद्दा बनकर रह गया है। सवाल उठ रहे हैं कि फैसले के बाद क्या सरकार कछुए जैसी चाल से बढ़ती रहेगी या फिर कोई ठोस कदम उठाकर इस राजनीति शोर को खत्म करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी राजस्थान। तो हाईकोर्ट का फैसला आया और उसके बाद क्रेडिट लेने की भी होड़ लग गई, और इस बीच अब सरकार को अब अपनी तरफ से भी तैयारियां करनी है, और एक पक्ष अब सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी कर रहा है। तो बहुत कुछ घट रहा है, और इस बीच बयानबाजियां भी खूब हो रही हैं। आपने इस पूरी रिपोर्ट में सब कुछ देखा ही। और अब ज़रा ग्राफिक्स के ज़रिए हम आपको बताते हैं कि पूरी स्थिति ज़रा आप समझिए, क्या सोच रही है सरकार। 28 अगस्त को कोर्ट का आदेश आया। कोर्ट ने आदेश में साफ तौर पर कहा कि अब सरकार क्या सोच रही है, पहले उससे बात कर लेते हैं। फैसले के बाद अब मंथन पे मंथन लगातार हो रहे हैं, यानी मंथन ही मंथन हो रहे हैं। अब सवाल ये है कि मंथनों की रफ्तार क्या है और कब तक ये मंथन अभी होगा। एक लंबा वक्त हो चुका है। फिर आप देखिए किसने क्या कुछ कहा। तो भजनलाल शर्मा जो सीएम है, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि अभी पूरी तरह बात खत्म नहीं हुई है, अभी और भी कई बड़े लोग शामिल हो सकते हैं, मगरमच्छों को पकड़ेंगे हम। फिर अशोक गहलोत ने कहा सीएम और सरकार दोनों का एक दोहरा चरित्र है, कहते कुछ हैं करते कुछ हैं। फिर आप देखिए जोगाराम पटेल संसदीय कार्य मंत्री, उन्होंने कहा बड़ी मछलियों को पकड़ेंगे, यानी सीएम वाली बात इन्होंने भी दोहराई। किरोड़ी लाल मीणा बोले हैं कि कुछ मगरमच्छ और पकड़े जाएंगे, यानी सरकार के सभी मंत्रियों की जो लाइन है वो तो लगभग सेम दिखाई दे रही है। हर कोई बड़े मगरमच्छों को पकड़ने का आश्वासन दे रहा है। जो सरकार में नहीं है वो हनुमान बेनीवाल कह रहे हैं न्याय के लिए सड़क पर मैं था, यानी यहां से वो क्रेडिट वाली कहानी शुरू हो जाती है कि क्रेडिट किस पे जाएगा हाईकोर्ट के फैसले का।
तो परीक्षा रद्द, सपनों पर ताला, हजारों बच्चों का भविष्य अधर में। परिजन सड़कों पर न्याय की गुहार लगा रहे हैं। जयपुर, बीकानेर, अजमेर से लेकर कोटा और झुंझुनू तक एक ही सवाल खड़ा है, मेहनत का हिसाब कौन देगा, बच्चों का सपना कौन बचाएगा। सर बहुत सपने होते हैं सर, हमारे साथ साथ हमारे परिवार के भी कितने सपने थे सर। जो टाइम निकल गया वो थोड़ी वापस मिलेगा। हमारे मौलिक अधिकार तो मर गए, मानवाधिकार बना हुआ है। गलत फैसला लिया है, उसमें हम क्या करें, हमारी क्या गलती है। न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो। तख्तियों पर लिखे इन शब्दों को ध्यान से देख लीजिए और जरा पढ़ भी लीजिए। सपना देखा तो वो सब टूट गया, निर्दोष को सजा, न्याय नहीं अन्याय है। अब जरा इन आवाजों को सुन लीजिए, गुस्से में उठती आवाजें जो कह रही हैं कि हमें न्याय चाहिए। यहाँ कोई किसी का पिता है, कोई किसी की माँ, तो यहाँ कोई किसी की पत्नी है। हर किसी की एक ही गुहार है, हमें न्याय चाहिए, हमें न्याय चाहिए। अजमेर, जयपुर, बीकानेर हो या फिर कोटा या झुंझुनू, हर घर में बेचैनी है, हर चेहरे पर निराशा। परिवार अब सड़कों पर उतरकर न्याय की गुहार लगा रहे हैं। बहुत सपने होते हैं सर, हमारे साथ साथ हमारे परिवार के भी कितने सपने थे सर। मतलब मैं खुद पहले कांस्टेबल थी 2015 से, और किन परिस्थितियों में मैंने तैयारी की थी ये मैं ही जानती हूँ सर। मतलब जो टाइम निकल गया वो थोड़ी वापस मिलेगा। चलो हम प्रयास भी कर ले, क्या पता उसमें हमारा सिलेक्शन हो कि नहीं हो, ये कौन गारंटी ले सर। सरकार ने या कोर्ट ने जो भी फैसला लिया है ये बहुत गलत लिया है, ऐसा नहीं लेना चाहिए। और इनको हम सरकार से निवेदन करते हैं कि इनको पुनः सेवा में लिया जाए। मेहनत करने के बाद में सिलेक्शन हो गया, उसके बाद में रद्द करी जा रही भर्ती, ये चीज़ गलत है। क्योंकि एक बच्चा पढ़ाई करता है, छोड़ता है एक दिन के लिए तो 7 दिन पीछे होता है, तो इन्होंने 5-6 साल दूर हो गए पढ़ाई से। ये अब वापस पढ़ाई करना ये सब मुश्किल है ना, और क्या पढ़ाई करते रहेंगे कि ये। हाँ, जो गुनहगार है उनको पकड़ो, चाहे छोटी मछलियाँ हैं चाहे बड़ी मछलियाँ, उनको पकड़ो आप, लेकिन निर्दोष को न्याय दो। कोटा में पीड़ित परिवार अब आंदोलन की राह पर उतर आए हैं। अभ्यर्थियों के परिजन सरकार से 4.5 साल का हिसाब मांग रहे हैं और कह रहे हैं कि बच्चे दिन रात पढ़ाई करते हैं, लेकिन सिस्टम की लापरवाही ने सब बर्बाद कर दिया। हम ये चाहते हैं सरकार से कि जैसे उन्होंने पहले हमारा साथ दिया है वैसे अब भी वो साथ दे, डबल बेंच पे वो भी अपील करें, और हमें विश्वास है कि वो हमसे पहले वो अपील करेंगे और हमारा साथ देंगे। क्योंकि 4.5 साल हो चुके हैं, आज कोई समय लौटा सकता है क्या? आज कोई कहे किसी को कि चलो आज तुम्हें समय लौटा देते हैं, क्या हो सकता है ऐसा कि उनके 4.5 साल वापस आ जाएंगे? तो ये गलत किया है, इसको सरकार को पैसे वापस लेना चाहिए। उनके पक्ष में जिन्होंने ईमानदारी से ये पेपर पास किया है उनके पक्ष में ये फैसला जाना चाहिए। जिन्होंने धांधली की उन पर कार्रवाई करे, सरकार को मना नहीं है उसकी। बाकी जिन्होंने ईमानदारी से मेहनत की और ये पेपर पास किए उनके पक्ष में फैसला जाना चाहिए। निर्दोष को क्यों सजा दे रहे हैं? उनको सजा देनी है, मगरमच्छ पकड़ने, जो भी छोटे से लेकर बड़ा अपराधी जो भी, आप उनको पकड़िए, उनको छाटिए। हमारा न्यायिक सिस्टम इतना तो काबिल है कि वो 800 लोगों में छाट सकता है कि कौन बेगुनाह और कौन गुनहगार। तो आप, हमारा यही निवेदन है, आप गुनहगारों को छाटिए और उन्हें बर्खास्त करिए, उनको सजा दिए, उनको डिबार करिए। जो भी उनके साथ सख्त कदम उठाना आप उठाइए, लेकिन बेगुनाहों को सजा नहीं दी, उन्हें सजा मत दी। भर्ती परीक्षा रद्द होने से परिजनों की आंखें आंसुओं में डूब गई हैं। झुंझुनू में फैसला आने के बाद अभ्यर्थियों के रिश्तेदार कह रहे हैं कि सरकार डबल बेंच में अपील कर छात्रों के साथ इंसाफ करे। न्याय प्रिय जो मुख्यमंत्री हैं उनसे हमें हमेशा पूरी श्रद्धा रही है, पूरा विश्वास रहा है। आज भी हमें ये विश्वास है कि हमारी बात को वो सुनेंगे और डीबी में जाकर अपील लगाएंगे और इन बच्चों को न्याय दिलाएंगे। माननीय मुख्यमंत्री से ये गुहार लगा रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी, आप हमेशा ही न्याय के पक्ष में रहे हैं, आप एसआई भर्ती में ईमानदार थानेदारों के पक्ष में डीबी में जाएं और उनको न्याय दिलाएं। राजधानी जयपुर और बीकानेर में अभिभावकों के चेहरे पर मायूसी के साथ माथे पर चिंता की लकीरें खिंच गई हैं। ट्रेनी एसआई कह रहे हैं कि हमसे एक झटके में सब छीन लिया गया। हमारे मौलिक अधिकार तो मर गए, मानवाधिकार बना हुआ है, सुप्रीम कोर्ट बना हुआ है, मौलिक अधिकारों की रक्षा न्यायालय करता है, करें क्या? हमारी अब 10 साल से बढ़ा दिया, 2010 से 3 बार आई एसआई का इंटरव्यू दिया है, 30-35 साल से ऊपर के हो गए। ये क्या दौड़ते रहेंगे? 17 सेकंड में हो जाएगी इनकी पूर्ति।
जो विधवा कैटेगरी से है, तलाकशुदा है, उनकी बच्चियां इतनी बड़ी बड़ी हो गई, वो उनका खाना बनाती है, पूरे दिन घर पे उनका काम करती है। उनके बारे में भी तो सोचो, वो कब तैयारी करेंगे, बच्चों को पढ़ाएंगे या फिर खुद पढ़ेंगे। मांग यही है कि सर जो असाई भर्ती 2021 है, जिसमें जो ईमानदारी से चयनित हुए हैं, जो कोर्ट का फैसला आया है जिसमें भर्ती रद्द की है, उसमें जो ईमानदार है उनको बहाल किया जाए, जो निर्दोष है उनको बहाल किया जाए और जो दोषी है उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। कोर्ट के फैसले के बाद सपने अधर में हैं और सवाल यही कि इस बर्बाद भविष्य का हिसाब कौन देगा। बच्चे आज न्याय की राह देख रहे हैं ताकि कल उनका सपना टूट न जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी राजस्थान। तो एक सपना उनका टूटा जो बेईमानी से पास हो जाने वालों के कारण से अपना सिलेक्शन नहीं करवा पाए, और एक सपना अब उन लोगों का टूट गया है जिन्होंने सफलता प्राप्त कर ली थी परीक्षा में। उनका कहना ईमानदारी से उन्होंने वो प्राप्त कर ली सफलता, लेकिन अब भर्ती परीक्षा ही रद्द हो गई है। तो सपने टूट रहे हैं और छात्रों के लिए संघर्ष जारी है। अब इन संघर्षों को लेकर जगह जगह प्रदर्शन हो रहा है। संघर्ष अजमेर में भी हो रहा है, और कहाँ हो रहा है? जयपुर में हो रहा है। जयपुर के साथ साथ आप देखिए कोटा में भी प्रदर्शन हो रहा है, और कोटा, जयपुर, अजमेर के साथ फिर बीकानेर में भी प्रदर्शन है। शहर शहर प्रदर्शन देखने को मिल रहे हैं। आप देख रहे हैं झुंझुनू में प्रदर्शन हो रहा है। अजमेर, जयपुर, कोटा का हमने आपको बताया। अब आप देखिए सरकार से डबल बेंच में अपील की मांग है। सरकार से मांग क्या कर रहे हैं दरअसल अभ्यर्थी? तो डबल बेंच में एक तो अपील की मांग की जा रही है, दूसरा गुनहगारों को सजा दी जाए। जितने गुनहगार हैं जल्द से जल्द अगर वो पकड़े जाएं, केस वहां से बंद होगा तो फिर ये चीजें सुलझ सकती हैं, ऐसा माना जा रहा है। दूसरा, ट्रेनी एसआई को न्याय देने की कुल मिलाकर मांग है, जो ईमानदारी से पास होकर के एसआई बने हैं। तो सरकार से ये मुख्य मांग हो रही है। और क्या हो रहा है जरा देखते हैं, ग्राफिक्स के जरिए समझते हैं जरा। तो आप देखिए ऐसे होगा फैसला। कैसे होगा? महाधिवक्ता फैसले के साथ अपनी राय सरकार को भेजेंगे। ठीक, उसके बाद क्या होना है? उसके बाद आदेश का परीक्षण कर विधि विभाग इस पर अपनी राय देगा, यानी एक एनालिसिस होगा, उस आदेश का समीक्षा होगी। फिर पुलिस मुख्यालय सिफारिश गृह विभाग को देगा, और अंततः गृह, वित्त और कार्मिक और विधि मामलों के जो जानकार हैं, जो विभाग हैं, वो इसमें अंततः फैसला लेंगे। आगे की फिर जो कार्रवाई है वो गृह मंत्री स्तर पर होनी है। तो यानी सरकार भी इसमें पूरी इन्वॉल्व रहेगी। रद्द करने का फैसला लेते हैं तो मामला फिर आरपीएससी पे जाएगा, जो कि इसको ऑर्गेनाइज कराने वाली मुख्य संस्था है। अदरवाइज क्या हो सकता है? हाईकोर्ट की डबल बेंच में अपील की जा सकती है। तो ये रास्ते हैं जिनसे फैसला इस पूरे प्रकरण पर सामने आ सकता है। एसआई भर्ती रद्द होने के बाद प्रदेश में लगातार राजनीति का दौर चल रहा है। हर कोई इसमें क्रेडिट की सियासी डुबकी लगा लेना चाहता है। दूसरी ओर आरोप प्रत्यारोपों का दौर जारी है। इसी कड़ी में पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने किरोड़ीलाल मीणा और हनुमान बेनीवाल दोनों को घेर लिया। कहा पैसे लेने हेलीकॉप्टर में घूम रहे थे, जिसके जवाब में मीणा ने कहा मैं तो कभी हेलीकॉप्टर में घूमा ही नहीं। गहलोत साहब हैं जो दूसरों के हक पर डाका डालते हैं। हनुमान बेनीवाल ने भी अपनी तरफ से पलटवार किया। कहा गहलोत के राज में तो युवाओं के सपने ही छिन गए। सरकार को बचाने के लिए गहलोत मेहनत करते रहे, बच्चों की मेहनत पर पानी फिर गया। किरोड़ी जी बाद में आरोप, किरोड़ी मीणा जी और हनुमान बेनी दोनों दोस्त थे, और हमारे सरकार को गिराने के अंदर ये शामिल थे लोग। हमारी सरकार गिराने में हनुमान बेनीवाल भी था, किरोड़ी मीणा जी भी थे। तो आप सोच सकते हो कि दोनों दोस्त थे, हेलीकॉप्टर लेके खूब घूमे राजस्थान के अंदर सरकार बनाने के लिए। दोनों इनका इतिहास पुराना इतिहास है, तो इसलिए इनके बारे में हम क्या बात करें। देखो ये उन्होंने ये भी कहा बताया हेलीकॉप्टर से घूमे हैं, कभी हम तो कोई हेलीकॉप्टर से घूमे नहीं। अब ऊपर से जो हनुमान बेनीवाल के बारे में तो कुछ नहीं कह सकता, लेकिन हमको तो जो हमारी पार्टी ने स्टैंड लिया था हम उसके साथ थे। अगर कांग्रेस के नेता इसी तरह भ्रष्टाचारियों को बचाने में रहेंगे, सड़कों पर नहीं आएंगे, लड़ाई हम लड़ रहे हैं,
लड़ाई उनको लड़नी थी। जब कांग्रेस सरकार में रहते हो जो लोग कह रहे थे कि आरपीएस का पुनर्गठन हो, ये हो वो हो, कहाँ हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। अब ये तो सोच रहे हैं 27 में आएंगे तब तक लोग भूल जाएंगे और वो प्रत्यारोप लगा रहे हैं पैसे के दम पे हम वापस, क्योंकि पैसा बहुत इकट्ठा कर लिया ना इन लोगों ने। एक 5 साल कोई अगर सीएम रहता और लूट खसोट करता है उसके लोग, तो अरबों खरबों रुपये इकट्ठा कर लेता, उसका जीवन सफल हो जाता। तो वसुंधरा जी और गहलोत के समय तो लूट ही हुई राजस्थान में। लूट के अलावा क्या हुआ बताओ मुझे। बारिश आसमान से आफत बनकर बरस रही है। आफत स्कूल पर भी कहर बरपा रही है। आज कई जगह कुछ स्कूलों की दीवारें गिर गईं, कहीं पूरी इमारत ही ढह गई। खतरा बच्चों पर बना हुआ है। स्थिति क्या है, एक रिपोर्ट में देखिए। बारिश का कहर, स्कूलों में हादसा, कहीं छत गिरी, कहीं दीवार टूटी, मासूमों की जिंदगी पर खतरा, जर्जर स्कूल बने मौत का जाल। बारिश ने खोली सुरक्षा की पोल। तेज बारिश ने कई जिलों में तबाही मचाई है। बारिश और बाढ़ के बाद स्कूलों में हादसों का सिलसिला नहीं रुक रहा। सबसे ज्यादा खतरा उन सरकारी स्कूलों में दिख रहा है जहां इमारतें पहले से ही जर्जर हालत में हैं। कहीं छत ढह गई तो कहीं दीवार गिर गई। पढ़ाई की जगह भी यहाँ खतरे का साया मंडरा रहा है। ये तस्वीरें हैं टोंक, कोटपुतली और जोधपुर की, जहां बरसों से मरम्मत का इंतजार कर रही इमारत बारिश के एक बार से ढह गई। हालांकि इन तीनों मामलों में किसी तरह की जनहानि सामने नहीं आई है। सबसे पहले आपको जोधपुर की तस्वीर दिखाते हैं। ढाणी इलाके में बारिश से राजकीय उच्च माध्यमिक स्कूल की 2 बिल्डिंग भरभरा कर गिर गई। गनीमत की बात ये रही कि हादसे के वक्त स्कूल में बच्चे नहीं थे। ये बिल्डिंग पहले ही जर्जर घोषित की गई थी। जर्जर होने से बिल्डिंग बंद की गई थी। जोधपुर संभाग के थवा में एक राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय की एक बिल्डिंग देर रात थरथराकर गिर गई। गनीमत ये रही कि इस घटना में जो है वो कोई जनहानि नहीं हुई, क्योंकि प्रदेश में जो है वो झालावाड़ में स्कूल गिरने की घटना के बाद से ही लगातार जो है वो मानसून के दौरान कहीं स्कूलों के गिरने के जो है वो मामले लगातार सामने आ रहे हैं। लेकिन अगर बात करें जोधपुर की, तो बीती रात को जो है वो थवा क्षेत्र की ये जो चिरायों की ढाणी की जो ये राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय है, जिसका जो है वो जर्जर भवन जो है वो देर रात बारिश के कारण जो है वो गिर गया। और हालांकि विभाग के द्वारा जो है इसको जर्जर घोषित किया गया था और जो विद्यालय के अंदर जो विद्यार्थी हैं वो इस कक्षों में अध्ययन नहीं करके इनके लिए अलग से व्यवस्थाएं की गई थी। लेकिन जिस प्रकार से जो देर रात, करीब शुक्रवार देर रात जो है ये भवन गिरा और इसके धमाके से जो है क्षेत्र के लोग भी इकट्ठा हुए और प्रशासनिक अधिकारियों को भी जो है सूचना दी। उसके बाद में जो है वो आज स्कूल की छुट्टी भी कर दी गई है। लेकिन कह सकते हैं गनीमत रही कि इस घटना में जो है कोई जनहानि नहीं हुई। और इसके साथ ही जो स्कूल के प्रिंसिपल हैं उनसे भी हम बातचीत करना चाहेंगे, शोहरत करेंगे। मैम, किस प्रकार से जो ये राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय जो चिरायों की ढाणी की स्कूल है, जर्जर भवन था, देर रात गिर गया, क्या पूरा घटनाक्रम था? देर रात ये बिल्डिंग जो है गिर गई थी और सुबह हम जब आए स्कूल तब ये गिरी हुई मिली हमारे को। और ये जर्जर भवन था पूर्णतः, इसका सर्वे भी हो चुका है और इसको जो है वो जर्जर भवन घोषित भी किया गया है। इसके अंदर हम विद्यालय के उपयोग में इस बिल्डिंग को हम नहीं लाते थे। हमारा जो बच्चों की बैठने की व्यवस्था है वो हमने सामने की बिल्डिंग में कर रखी है। और सरकार द्वारा इसमें हमारे को पूरी स्कूल की मरम्मत की, बिल्डिंग की मरम्मत के लिए 21 लाख रुपए भी मिल चुके हैं। अब हम आपको कोटपुतली लिए चलते हैं। यहाँ झालावाड़ जैसा हादसा होने से टल गया। जयपुर ग्रामीण के रेनवाल में राजकीय उच्च माध्यमिक स्कूल की छत देखते ही देखते गिर गई। हादसे के बाद स्कूल स्टाफ, जनप्रतिनिधि और ग्रामीणों की भीड़ जमा हो गई। विद्यालय में अभी 3-4 कमरे जर्जर अवस्था में हैं। यहाँ कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है। जोधपुर, कोटपुतली जैसे हालात सिर्फ एक स्कूल के नहीं हैं, बल्कि पूरे प्रदेश में सैकड़ों ऐसे स्कूल हैं जहां हालात किसी भी वक्त बड़ी दुर्घटना को न्योता दे सकते हैं। बारिश की बूंदें बच्चों के लिए अब जानलेवा खतरा बन गई हैं। टोंक में उस वक्त हड़कंप मच गया जब लांबा हरि सिंह का सीनियर सेकेंडरी स्कूल में हादसा हो गया। तो लगभग 8 के 8 कमरे पूर्णतः क्षतिग्रस्त हो चुके हैं। तो इस संबंध में आज सभी हम पूरा प्रशासन यहाँ पर लांबा में पधार कर सभी ग्रामवासियों से और मेरी पूरी टीम के साथ मिलकर हमने ये डिस्कशन किया है कि एक तो बच्चों की पढ़ाई नहीं थके, इसके लिए हमने उनको, क्योंकि गर्ल्स स्कूल अभी नया बना हुआ है तो इसमें 2 पारियों में स्कूल चलेगा, उसके संबंध में निर्णय किया गया है। एक जो 8 कमरे जो ध्वस्त हो चुके हैं उनकी प्रक्रिया अपनाई जाकर और उसको हमने सीज करवाकर उसको बंद करने का प्रस्ताव यहाँ पर लिया है। स्कूल के 4 कमरे मलबे में तब्दील हो गए। हादसे में कुल 8 कमरों को नुकसान पहुंचा है। हादसा उस वक्त हुआ जब सुबह स्कूल खुलने वाला था।
बहुत ही हृदय विदारक घटना है। और खुदा न खास्ता ये बच्चे जो बचे हैं ये भगवान की मेहरबानी से बचे हैं। अगर ये उस समय जब ये घटना घटित हुई उससे अगर 2 घंटे बाद में ये बच्चे वहाँ पढ़ते रहते तो शायद बहुत ही दुखद घटना होती है। और मैं जहाँ दीवार गिरी है वहीं पढ़ती हूँ और मेरे साथ 250 बच्चे भी पढ़ते हैं। अगर हम स्कूल में होते और तब वो दीवार गिरती तो शायद आज हम बच्चे नहीं बचते। वो पहले गिर गई, इस वजह से हम बच गए। ये जो आज लांबारी सिंह मालपुरा टोंक के अंदर जो घटना घटित हुई है ये बहुत ही हृदय विदारक घटना है और ये ईश्वर की कृपा ही मानिए कि ये घटना रात को घटित हुई है। आज जो कक्षाएं ढही है उनमें से एक कक्षा में मैं बैठता हूँ। मेरी कक्षा में कुल 70 विद्यार्थी है और चारों कक्षाओं में करीबन 250 विद्यार्थी है। आज जो घटना हुई लांबारी सिंह के अंदर, हमारे जो सीनियर सेकेंडरी स्कूल है उसके अंदर 4 कमरे गिर गए। आज किले की दीवार गिरने से 4 कमरे गिर गए। ये लगभग घटना 5 बजे के आसपास की है। अगर ये घटना 8 बजे के आसपास होती तो वहाँ लगभग 250 बच्चे बैठते हैं। बारिश के इस कहर से एक बार फिर बड़ा सवाल खड़ा हो गया है, क्या हमारे बच्चों की पढ़ाई सुरक्षित है या फिर उनकी जिंदगी खतरे में है? कोटपुतली से हिमांशु सेन, जोधपुर से मुकुल परिहार और टोंक से रवीश टेलर की रिपोर्ट, एनडीटीवी राजस्थान के लिए। किन जिलों में कितने जर्जर स्कूल भवन हैं और तमाम सवाल ऐसे जिनके जवाब जानने बहुत जरूरी हैं, नंबर्स में, आंकड़ों में, संख्या में। 185 पूरी तरह जर्जर स्कूल सिर्फ राजधानी जयपुर में ही है। जिन्हें घोषित किया जा चुका है जर्जर स्कूल वो कितने? 62। तो 62 स्कूल घोषित हो चुके हैं राजधानी जयपुर में। भीलवाड़ा में 258, यह आंकड़ा देखिए आप, जो पूरी तरह जर्जर हैं। घोषित जो हुए हैं वो 69 हैं भीलवाड़ा में। जयपुर भीलवाड़ा के बाद बात कर लेते हैं बांसवाड़ा की। बांसवाड़ा में पूरी तरह जर्जर 605 और घोषित कितने हुए हैं? 141। यानी ये आंकड़े बहुत जरूरी हैं समझने के लिए कि स्थिति क्या है। बाड़मेर में आप देखो 239 पूरी तरह जर्जर हैं, 73 उसमें से पूरी घोषित कर दिए गए जो जर्जर स्कूल के तौर पर घोषित हैं। बूंदी में 126, 263 में से। अगला ग्राफिक पे चलते हैं। जयपुर आपने जाना, भीलवाड़ा, बांसवाड़ा और अब देखिए डूंगरपुर देखिए आप, 364 पूरी तरह जर्जर स्कूल हैं डूंगरपुर के अंदर। किन जिलों में कितने जर्जर स्कूल हैं ये आपको बता रहे हैं हम। 364 में से 109 स्कूल ऐसे जो कि जर्जर घोषित हो चुके हैं। इन तमाम ग्राफिक्स के जरिए और अपनी रिपोर्ट्स के जरिए हमने आज की तमाम महत्वपूर्ण खबरों को आपके सामने विस्तार से रखने की कोशिश की राजस्थान प्राइम में। फिलहाल इतना ही, छोटा सा ब्रेक, वापस आए।